तो हम कर रहे थे आपकी जो कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी है बुक 4 जेबीटी फर्स्ट ईयर की, उसमें आपकी यूनिट सेकंड का 3 पॉइंट आपके हो चुके हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट आपके रह गए हैं। आपका अभी चल रहा है रिजर्व 2.4 वाला। ठीक है, इसमें एक समानतावादी नीति के रूप में आरक्षण, रिजर्वेशन एज ए इलेक्ट्रेशियन पॉलिसी। ठीक है, आरक्षण नीति भारत सरकार की। बेटा हमारी बुक में रिजर्वेशन इज एन इगोलिटेरियन पॉलिसी, यानी कि एक समाजवादी नीति के रूप में आरक्षण। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण, और इगोलिटेरियन का मतलब होता है समाजवादी, यानी कि सबको बराबर हाँ, सबको बराबर मानने वाली। और पॉलिसी का मतलब होता है नीति, यानी कि किसी काम को करने का प्लान या फिर रास्ता। जैसे हम किसी नियम या फिर तरीका जो है योजना तैयार करते हैं ना, वही है नीति। अब इसमें देखते हैं आरक्षण क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। तो आरक्षण का मतलब होता है कुछ सीटों या फिर अवसरों को पहले से सुरक्षित रखना, ताकि जिन बच्चों को जो है पहले शिक्षा, नौकरी या फिर अन्य क्षेत्रों में बराबर अवसर नहीं मिले ना, उससे ही आगे बढ़ने का मौका मिल सके। अब इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि जैसे आरक्षण का अर्थ होता है कि जैसे कुछ सीटों या फिर अवसरों को समाज में जो है वंचित वर्ग के लोग या फिर पिछड़े बच्चे जो होते हैं, खास करके लड़कियों को जो है सुरक्षित रखना। इसका उद्देश्य यही था कि सभी बच्चों को जो है ना समान अवसर मिले और सामाजिक न्याय को स्थापित करना था। या फिर इसे उदाहरण के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आप हाँ, मान लीजिए कि एक कॉलेज में 100 सीटें हैं। 100 सीटें में सरकार कहती है कि उनमें से जो है कुछ सीटें उन बच्चों के लिए जो है छोड़ दिया जाए जो है पिछले वर्ग के, यानी कि पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए जो है होती है। या फिर उस बच्चों के लिए जिससे जो है समान अवसर नहीं मिलती है, बार-बार जो है उसे अवसर नहीं मिलती है, उसे ही आरक्षण कहते हैं। आरक्षण, अब देखते हैं कि आरक्षण क्यों दिया जाता है। तो आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि समाज में कुछ वर्गों, जैसे कि पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो है शिक्षा या फिर नौकरी के नौकरी के मामले में जो है ना अवसर नहीं मिल पाता है उतना जितना कि मिलना चाहिए। इसीलिए जो है उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो है बराबर का हिस्सा देना चाहिए। बराबर का मतलब कि अवसर देना चाहिए। इसी को बोलते हैं आरक्षण की व्यवस्था। अ, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य यही था कि मतलब समान अवसर देना और सामाजिक न्याय प्रदान करना। अब देखते हैं सामाजिक सरकार की आरक्षण नीति, दूसरा पॉइंट। सबसे पहले हम नीति का अर्थ समझते हैं। नीति का मतलब होता है सरकार द्वारा नया, मतलब कि सरकार द्वारा बनाया गया नियम या फिर योजना। भारत सरकार की जो है योजना नीति का मतलब ये है कि सरकार द्वारा बनाए गए वे नियम जिनके अनुसार जो है समाज के वंचित वर्ग और पिछड़े वर्ग को बच्चे की जो है सरकारी नौकरी या फिर जैसे स्थानीय नियमों में आरक्षण दिया जाता है। या फिर इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए जैसे कि पहले समाज में क्या होता था, कुछ लोगों को पढ़ने की या फिर नौकरी करने के लिए जो है आगे बढ़ने नहीं देते थे, यानी कि बराबर हिस्सा नहीं मिलता था। खास करके लड़कियों को पहले के ज़माने में जो है लड़कियों को बाहर जाने के लिए नहीं देते थे, नौकरियाँ जो है करने के लिए नहीं देती थी। इसीलिए जो सरकार ने एक नियम बनाया कि उन्हें भी जो है अवसर मिले। इसी नियम को जो है भारत सरकार की आरक्षण नीति कहते हैं। या फिर हाँ, इसे जो उदाहरण के तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने पहले उदाहरण में लिया कि सरकारी कॉलेज में जैसे 100 सीटें हैं, तो सरकार अपने नियमों के अनुसार जो है कुछ सीटें आरक्षित रखती है कि ताकि जो इन उन बच्चों को दे सके, जैसे वंचित वर्गों के बच्चों को अवसर मिल सके और उन्हें भी जो है पढ़ने का मौका मिल सके। हाँ, और उसके बाद थर्ड पॉइंट है शिक्षा के संदर्भ में आरक्षण पर विचार। सबसे पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्या बताया गया है। यही बताया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, यानी कि हम लोगों का क्या विचार है और इसका क्या मतलब है। तो हम पहले इसका विचार और मतलब समझते हैं। तो इसमें जो है ना 4 पॉइंट लिए हैं, 4 पॉइंट में हम एक-एक करके समझेंगे। तो पहला पॉइंट है समान अवसर प्रदान करना, यानी कि शिक्षा में आरक्षण से वंचित और पिछड़े वर्गों को भी पढ़ने का अवसर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि
पहले समाज में कुछ लोगों को जो है अच्छी शिक्षा पाने के लिए मौका नहीं मिलता था। आरक्षण की वजह से जो आरक्षण की वजह से जो है उन्हें कॉलेज या फिर स्कूल और अन्य शिक्षण स्थानों में जो है उसे उसे पढ़ाई का अवसर मिला, और जो है वो प्रवेश अ, और वो जो है कॉलेज में भी पढ़ने लगे। उसी तरह से हमने दूसरा पढ़ लिया है, सामाजिक नियम को बढ़ावा देता है। यानी कि सामाजिक नियम का अर्थ ये हुआ कि जैसे समाज के हर व्यक्ति के साथ जो है नियमपूर्ण और समाज मतलब कि समान व्यवहार करना। अब इसका आरक्षण का उद्देश्य भी, हाँ, आरक्षण का उद्देश्य भी यही था कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे थे ना, उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए मौका दे, अवसर मिले, ताकि वो भी समाज की सेवा कर सके। इसी तरह तीसरा पॉइंट है शिक्षा का स्तर बढ़ाना। यानी कि जब अधिक लोग जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, समाज जागरूक होता है और क्या होता है, विकास होता है। या फिर इसे सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जब ज्यादा लोग पढ़ने लगते हैं तो पढ़ने का अवसर मिलता है तो क्या होता है, ज्यादा लोग शिक्षित बनते हैं, और इससे जो है पूरी समाज में जो है शिक्षा का स्तर और जागरूक बढ़ता है, और बच्चा क्या होता है, आत्मनिर्भर बनता है। उसी तरह से हम चौथा पॉइंट लिए हैं, आत्मविश्वास बढ़ाना। शिक्षा मिलने से जो है बच्चे को जो है, यानी कि लोगों को जो है आत्मविश्वास आता है, और वो अपने जीवन को बेहतर बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी विद्यार्थी को पढ़ने का जो है मौका मिलता है तो वो क्या होता है, नई बातें सीखता है, और नई क्षमता पहचान, और वो जो है नई क्षमता बनती है, मतलब पहचान पाती है, और अपने विश्वास से जो है, आत्मविश्वास से जो है आगे बढ़ता है। और जो जीवन में उचित कार्य करते हैं। उसी तरह से 5 पॉइंट है, आरक्षण की समीक्षा यानी कि आलोचना का अर्थ। तो हम सबसे पहले समीक्षा समीक्षा का मतलब समझते हैं, यानी कि अर्थ समझते हैं। किसी विषय को जो है अच्छे और कमजोर दोनों पक्षों को समझना और उनका मूल्यांकन करना, यानी कि समीक्षा कहलाता है। और आलोचना का मतलब होता है किसी व्यवस्था की कमियां बनाना। अब इसमें आरक्षण की समीक्षा आलोचना का अर्थ समझते हैं। आरक्षण के आरक्षण की समीक्षा आलोचना का अर्थ यही है कि आरक्षण व्यवस्था की कमियों और उससे जुड़े विचारों पर चर्चा करना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो है ना, हाँ, पिछड़े वर्ग के बच्चों को या फिर लड़कियों को ही, जैसे पहले जो है लड़कियों को अवसर नहीं मिलते थे, तो उसी के अनुसार जो है इसकी इच्छा और कमियों को जो है समझना होता है, और जो है समान अवसर देना होता है। उसी तरह से 6 पॉइंट हमने लिया है, में वर्तमान समय में आरक्षण का राजनीतिकरण कितना उचित है। तो राजनीतिक का मतलब होता है कि किसी मुद्दे का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना। यानी कि आरक्षण का यही उद्देश्य था कि हाँ, यही उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय और समान अवसर देना। इसलिए इनका उपयोग वोट या फिर राजनीति का लाभ ही नहीं, बल्कि जो है समाज के विकास और राजनीतिक के लिए होनी चाहिए। अब इसका निष्कर्षण ये है, अतः हम कह सकते हैं कि आरक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि समाज के वंचित वर्ग और पिछड़े वर्ग को जो है समान अवसर देना तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना। समय के साथ इसकी होती रहनी चाहिए, और इसका जो है उपयोग समाज के विकास एवं जनजातियों के लिए होनी चाहिए, न ही कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए। हो गया मैम। ओके बेटा, वेरी गुड। ठीक है बेटा, आरक्षण वाला समझ में आ गया, क्योंकि इससे पहले जो पॉलिसीज और जो अधिकार थे वो भी क्या थे आपके, कुछ इससे रिजर्वेशन से ही रिलेटेड थे। ठीक है, उनको अधिकारों वाले जो थे। ठीक है, इसके बाद है आपका एक टॉपिक बताया था इन्होंने, डिस्क्रिमिनेशन वाला। लक्ष्मी, ये हिंदी वाली बुक में नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन। आपका क्वेश्चन में स्टूडेंट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को लेकर ना भेदभाव। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो। जब आप किसी को अनइक्वल ट्रीट करते हो तो उसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को अनइक्वल ट्रीट। हाँ जी बोलिए। मैम ये डिस्क्रिमिनेशन जो है काफी सारे डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब मीन भेदभाव करना, लाइक भेदभाव जो है डिफरेंट कैटेगरी में होता है, लाइक सामाजिक
हो गया, discrimination डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए एक होता स्टीरियोटाइप वाला कि ये लड़का है ये लड़की है, हम जेंडर को लेकर क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो वो क्या होता है आपका स्टीरियोटाइप वाला भेदभाव होता है। जब हम किसी को इक्वल राइट नहीं देते हैं और क्या करते हैं उसके साथ शोषण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, भेदभाव कहलाता है। आपका डिस्क्रिमिनेशन आप जाति के आधार पर भी कर सकते हो, जेंडर के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ठीक है, धर्म के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं। ठीक है, तो जब क्या किया जाता है, कुछ आपस में क्या किया, भेदभाव किया जाता है कि ये ऊंच है, मैं ऊंच हूँ, ये नीच है, इस तरीके के जब विचारधारा अपने दिमाग में रखी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 2.5, जिसमें है आपका इक्वालिटी एंड जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंटल स्कूल सिस्टम एंड द आइडिया ऑफ कॉमन नेबरहुड स्कूल। ये शायद लास्ट वाला हमारा पॉइंट रहेगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बात आती है आपकी इक्वालिटी की। ठीक है, कि भारतीय संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का वर्णन कीजिए। सोनी है क्लास में? मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो इसमें है इक्वालिटी, दो बातें आएंगी, एक आएगी इक्वालिटी की और एक आएगी इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी वाला है दिया का। सबसे पहले बात करते हैं हम भारतीय संविधान में वर्णित जो इक्वालिटी है, जो समानता का अधिकार है, उसके बारे में बताइए। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी इक्वालिटी, हमारे क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें हमारे क्या है, इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वे क्या है, हमारे संविधान की 3rd पार्ट की 12 से लेकर 35 तक जो 24 आर्टिकल्स हैं उनके अंदर उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 14 से 18 तक हमारा क्या है, समानता का अधिकार है। तो आपको किस किस चीज की समानता है ये इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। एक तो हमें जो 44वां अमेंडमेंट हुआ उसमें अधिकारों को 7 श्रेणी में बांटा गया था, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि एक जो अधिकार था हमारा उसको क्या कर दिया गया था, उसको लीगल कर दिया गया था, जैसे प्रॉपर्टी वाला अधिकार। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं भाई, बताना जरा। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले क्या थे 7। 6 में कौन कौन से हमारे पास, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो समानता है तो हमें किस किस चीज की समानता, जो फर्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है तो उसमें हमें किस किस चीज की समानता का अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये जो है सारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारे ये दिए गए हैं अधिकार। तो इसमें कानून के समक्ष समानता, आप कानून है, आप कोर्ट में सब क्या है, कोर्ट में सब इक्वल है। ठीक है, सबको एक समान अधिकार है, सब व्यक्ति क्या है अपने ऊपर जो भी हो रहा है, कानून क्या है, कोई भी कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं, सरकार उनको किसी भी कानूनी मामले में उनको पीछे नहीं छोड़ेगी, सबको क्या है एक समान अधिकार है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता, इसको हम इक्वालिटी बिफोर लॉ भी इसको हम बोलते हैं। यानी कि साधारण न्यायालय में आप कोई भी मुकदमा चला सकते हो, कानून के सामने कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई अमीर आदमी आ गया तो उसको सजा नहीं मिलेगी, सारी सजा गरीब आदमी को मिलेगी, जी नहीं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, न्यायालय सबके साथ एक जैसा ही न्याय करेगा। उसके बाद है कानून का समान संरक्षण। ठीक है, कि अब तो वो तो अब संरक्षण यानी कि सरकार की तरफ से जो प्रोटेक्शन है वो भी सबको एक समान दिया जाएगा। ठीक है, चाहे गरीब इंसान हो चाहे अमीर इंसान हो, सबको सरकार की तरफ से एक जैसा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब देखो फौज में है, फौज में बंदे हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन तो सबको ही मिल रहा है। ठीक है, पुलिस फोर्स है, सबको ही प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, सबकी सुरक्षा करती है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी भेदभाव रक्षा के मामले में नहीं किया जाएगा। ठीक है,
विदेशी राज्यों के अध्यक्ष और राजपूतों के विरुद्ध भारतीय कानून के कोई कार्यवाही नहीं की। लेकिन इसके क्या है, कुछ अपवाद भी दे रखे हैं। सबको क्या है, कानून के सामने एक समान मानना है, लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी दे रखे हैं कि मान लीजिए कोई विदेशी राज्यों का कोई प्रेसिडेंट यहाँ पे आता है, या फिर कोई भी मान लीजिए कोई राजपूत यानी कि ये आपके राजा महाराजा जो भी है, उनके विरुद्ध भारतीय कानूनों के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। आगे अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ना ही उन्हें कैद किया जा सकता है, ना ही दंड दिया जा सकता है। मंत्रियों, विधानमंडलों के सदस्यों, न्यायाधीशों और दूसरे कर्मचारियों को भी क्या है, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। यानी कि देखो कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कुछ क्या है, किसी को कुछ स्पेशल ट्रीट दिया गया है। ठीक है, कुछ अपवाद भी इसके बताए गए हैं। मान लीजिए दूसरे कंट्री से कोई भी प्रेसिडेंट यहाँ पे आता है तो उसके विरुद्ध हम कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही उनको जेल में बंद कर सकते। ऐसे ही हमारे राज्य का कोई भी गवर्नर है या हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, उसके खिलाफ भी कोई फौजदारी मुकदमा हम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है, महाभियोग का जो एक प्रोसेस चलता है उसके अकॉर्डिंग उसको देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद भेदभाव की मनाही। हमें क्या, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, ना ही जाति के आधार पर, ना ही जन्म स्थान के आधार पर। सभी दुकानों में, भोजनालयों में, रेस्टोरेंटों में, होटलों में, आप कहीं पर भी घूमने जाते हो, किसी पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। सब वहाँ पर एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे कोई कुओं पर, तालाबों पर, नहाने के स्थानों पर, सबको क्या है, एक समान वहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए स्त्रियां हैं और बच्चे हैं, उनके हितों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था सरकार करती है। ठीक है, जैसे अब तुम मान लीजिए गंगा जी में नहाने जा रहे हो, रिवर है, तो वहां पर क्या है, आपको क्या विशेष अधिकार है कि कुछ शेल्टर बनाई गई है वुमेन्स के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई मतलब कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा इसको। ठीक है, वैसे तो क्या है, भेदभाव नहीं किया जा रहा। कई जेंट्स ये माने कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, इनके लिए तो क्या है, कपड़े चेंज करने की शेल्टर बना दी और हमारे लिए नहीं बनाई। नहीं, ये भेदभाव नहीं है, ये जस्ट क्या है, उनके हितों की रक्षा के लिए ऐसा किया गया है। आगे राज्य की जो पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां, जनजातियां हैं, उनकी भलाई के लिए भी कुछ विशेष मैनेजमेंट है, तो उसको हम क्या है, भेदभाव नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद सरकारी नौकरियों के लिए क्या है, आपको समानता है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति है, आप इजीली क्या है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस आपको दी गई है। जैसे संसद क्या है, किसी भी राज्य और केंद्र सरकार के स्थानीय सरकार के अधीन किसी भी पद की नियुक्ति के लिए निवास संबंधी योग्यता निर्धारित। हाँ, ये अपवाद है कि भाई मान लीजिए आप इंडिया में हो तो इंडिया का ही नागरिक क्या कर सकता है, आपकी जो फॉर्म है, जैसे अब कुछ जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड ने स्पेशल राइट दे रखा है, वो बाहर वाले स्टेट को क्या है, अलाउ नहीं कर रहा। तो ये कुछ क्या है, कुछ निवास संबंधी योग्यताएं यहाँ पर क्या है, निर्धारित कर दी जाती है। और पिछड़े नागरिकों के लिए जिन्हें सरकार के सेवाओं की उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, उनका स्थान सुरक्षित यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी बना दी जाती है। कोई भी पद धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थान से संबंध रखता है तो उसको क्या है, अनुच्छेद 16 के तहत क्या है, बाहर माना जाएगा। ठीक है, इसमें अपवाद ये बता दिया। वैसे तो सबको नौकरी के लिए समान अवसर है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में मान लीजिए अब हम पंजाब में जो भी वैकेंसी निकलती है उसने दे दिया सबको इक्वल राइट है। भाई इक्वल राइट तो दे दिया, लेकिन क्या कंपलसरी कर दी कि आपको पंजाबी आना कंपलसरी है 10th में। भाई हम अपने आप ही बाहर हो गए, हमने तो पंजाबी पढ़ी ही नहीं। अब जिसने पंजाबी पढ़ी थी, चाहे वो किसी भी स्टेट का, वो अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही आप साउथ साइड चले जाओ, सभी क्या है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि 10वीं में आपको तमिल पढ़ी हुई होनी चाहिए या कर्नाटका आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अब जैसे यहाँ पे लगा लो, आप हरियाणा में लगा लो, हरियाणा में क्या है कि आपको एटलीस्ट 10वीं में हिंदी आपने कंपलसरी पढ़ी हो। ठीक है, हिंदी कंपलसरी कर दिया, तो अब जो साउथ वाले वो इधर नहीं फिल कर सकते। उत्तराखंड ने क्या कर दिया, उत्तराखंड में जैसे वैकेंसी निकलती है, अदर स्टेट वाले अलाउ नहीं है वहाँ पे। उन्होंने क्या बता दिया कि जो सिर्फ उत्तराखंड के निवासी हैं वही क्या है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ अपवाद हैं इसके। वैसे तो सबको एक समान अवसर है, लेकिन कुछ जो राज्य सरकार है अपने बिहार पर बाउंडेशन लगा सकती है। ठीक है, अधिकार सबको है कि भाई आप मान लीजिए यहाँ पर रहते हो,
उत्तराखंड में रहते हो, आपके पास यहाँ का आधार कार्ड कुछ जो भी है प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ का रहने का, आप चाहे फिर इंडिया के किसी भी कोने से हो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। ठीक है, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ योग्यताएं निर्धारित की जा सकती है। उसके बाद जितनी भी उपाधियां, छुआछूत को समाप्त किया गया। भाई कोई भी किसी को अनटचेबिलिटी वाला बिहेवियर करता हुआ मिला तो उसको सरकार द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 पास किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 पास किया गया। अगर कोई छुआछूत मानता है तो उसको 2 साल की कैद और 1000 रुपए का जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है उपाधियों की समाप्ति। जितनी भी उपाधि थी, जैसे पहले क्या थे, नवाब होते थे, यानी कि ठीक है, जब अंग्रेजों के टाइम पे नवाब थे या जो राजा महाराजा थे उनकी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, सबको एक समान अधिकार दिया गया है। भारत सरकार नागरिकों को, देखो पहले तो क्या है, सेना या शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। या तो सेना में कोई आपको पद दिया जाएगा, उसकी उपाधि दी जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है परंतु भारत में लाभप्रद अथवा भरोसे के पद पर नियुक्त है तो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना उसको कोई उपाधि प्राप्त नहीं हो सकती। भारत सरकार कौन कौन सी उपाधि दे सकती है, भारत रत्न दे सकती है, पद्म विभूषण दे सकती है, पद्म भूषण दे सकती है और पद्म श्री की उपाधियां दे सकती है। ठीक है, तो आपकी कुछ उपाधियां थी, जैसे नवाब वाली उपाधियां थी उनको खत्म कर दिया गया। राजा महाराजा वाली या जो भी राजाधिपति जो पहले वाली जो उपाधियां थी उन सबको समाप्त कर दिया। और जो ये है, इन्हीं उपाधियों को अब सरकार ने बचा के रखा है। ठीक है, अब है शैक्षणिक अवसरों में क्या समानता है, शिक्षा के अवसरों में क्या समानता है। शिक्षा के अवसरों में ये समानता है कि भाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको क्या है, पढ़ाने के इक्वल राइट है। ठीक है, चाहे आप कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, किसी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो आर्टिकल 45 जोड़ा गया उसमें सबको राइट टू एजुकेशन 2009 में पारित किया गया कि सभी राज्य सभी बच्चों के लिए 6 से 14 साल तक की आयु के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। वहां पर क्या है, सबको शैक्षणिक अवसर समान मिलेंगे। ठीक है, और इनकी समानता का क्या महत्व था, सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्यों एक समान अवसर रखे गए। एक तो समाज में इक्वेलिटी लाने के लिए, सामाजिक आधार मजबूत करने के लिए, सबके बीच में क्या है, एकता बनाए रखने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। ठीक है, इसलिए सभी में क्या है, शिक्षा के अवसरों को सामान्य बनाया गया। उसके बाद क्या है, बाधाएं कौन कौन सी आ जाती हैं हमारे इसमें, तो बाधाएं आ जाती है। एक तो शिक्षा धनी और संपन्न व्यक्तियों द्वारा कंट्रोल होने के कारण यहाँ पर क्या है, सेपरेशन की नीति अपनाई जाती है। यानी कि कुछ बड़े बड़े जो वो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, आपकी सेपरेशन की नीति अपनाई जाती है कि संप्रदाय के आधार पर जड़े जमाने लगता है। दूसरा क्या है, जो शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करते समय राज्य सरकार द्वारा आवश्यकताओं को ध्यान में न रख पाने के कारण कुछ स्थानों पर क्या है, शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अवसरों की समानता में एक प्रमुख कारण क्या है, निर्धनता भी है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और वो अपने बच्चे को एक जैसी एजुकेशन दिलाना चाहता है तो मान लीजिए सरकारी स्कूल में, तो लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, यहाँ पर धनी और संपन्न वर्ग के व्यक्ति अपने बालकों को अच्छी शिक्षा किसी भी कीमत पर उपलब्ध कराने में सक्षम रहते हैं, जबकि निर्धन व्यक्ति क्या है, बालक की शिक्षा का खर्च साधारण विद्यालयों में भी नहीं जुटा पाते, इसलिए बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण विद्यालयों में साज सामान और सुविधाओं का अभाव रहता है जिसके कारण वहाँ के बच्चे क्या है, थोड़ा शिक्षा में वंचित रह जाते हैं। पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण भी बच्चों को शिक्षा की सही तरीके से समानता नहीं मिल पाती। लिंग भेद, यानी कि लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को मान लो +2 के बाद बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर उनकी शादी कर दी जाती है, पढ़ाया नहीं जाता। आगे है दूर दराज के जो एरियाज हैं, जैसे आदिवासी वगैरह रहते हैं जिनके आसपास कोई स्कूल नहीं है, तो वहां पर भी वो लोग शिक्षा से वंचित है। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या है, अपने माता पिता के साथ अपने ही पैतृक उद्योग धंधों में लग जाते हैं, जो उनका खानदानी जो बिजनेस है काम उसी में लग जाते हैं, तब भी क्या है, बच्चे को अवसर नहीं मिल पाते हैं पढ़ने के। अब बच्चे को समान अवसर प्रदान करने के लिए क्या क्या सुझाव देने चाहिए, शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर होना चाहिए, निजी शिक्षा व्यवस्था की समाप्ति करनी चाहिए, सभी तक
शिक्षा की पहुंच हो, देखभाल की जाए, अच्छे और कुशल शिक्षकों की भर्ती की जाए और जितने भी टीचिंग संस्थान हैं उनकी वृद्धि की जाए। तो ये थे आपके शैक्षणिक अवसरों की समानता। ठीक है, उसके बाद आता है आपका असमान शिक्षा प्रणाली क्या है। दिया, अगला टॉपिक है आपका असमान शिक्षा प्रणाली क्या है। अभी तो हमने पढ़ी थी कि जो समान शिक्षा प्रणाली है, अब है हमारी असमान शिक्षा प्रणाली क्या है, इसकी आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बेटे। तो मेरा आज का टॉपिक था असमान शिक्षा प्रणाली क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी कि स्पेशल एजुकेशन सिस्टम क्या है। स्पेशल एजुकेशन सिस्टम होता क्या है कि वह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जैसे दृष्टिबाधित, श्रमबाधित, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग या प्रतिभाशाली बच्चे को उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर क्या सभी मरीजों को एक ही दवा देते हैं? नहीं ना, बल्कि डॉक्टर क्या करते हैं, पहले वो मरीज को देखते हैं और उसकी बीमारी को देखते हैं, उसके अनुसार वह दवा देते हैं। उसी प्रकार शिक्षक भी हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं उसे सामान्य बुक से पढ़ाते हैं, और जो बच्चा होते हैं जिसे दिखाई नहीं देते हैं तो उसे ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं। इससे अक्षर यानी ब्रेल लिपि में अक्षर उभरे हुए होते हैं, इसमें अक्षर को छू कर पढ़ाया जाता है। और जो बच्चा सुन नहीं सकता है लेकिन देख सकता है, महसूस कर सकता है, उसे सांकेतिक भाषा से पढ़ाया जाता है। इसे ही हम असमान शिक्षा प्रणाली कहते हैं। अब हम आ जाते हैं विशिष्ट बालकों के लक्षण, यानी कि कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं बालकों में। पहला पॉइंट है कि सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, यानी कि सामान्य बच्चे भिन्न होते हैं एक दूसरे बच्चे से। जैसे कि मान लीजिए कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं तो कुछ बच्चे को पढ़ने, लिखने या देखने, सुनने में कठिनाई होती है। ऐसे ही बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि यह भिन्नता शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व संवेगात्मक दृष्टि से हो सकती है। जैसे कि जो बच्चा देखने, सुनने, चलने में या समझने में कठिनाई होती है, उसे ही हम पहले शारीरिक को डिफाइन करते हैं। तो शारीरिक में क्या होता है कि शारीरिक बालकों में क्या होता है कि जिस बच्चा को चलने, देखने या सुनने में कठिनाई होती है उसे शारीरिक कहते हैं। और मानसिक में क्या होता है कि जिस बच्चे की सीखने या समझने की गति अलग होती है वो मानसिक होता है। और जो सामाजिक होता है, जिस बच्चों को, जैसे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से घुलने मिलने में कठिनाई होती है तो उसे सामाजिक होता है। और हम अब आ जाते हैं कि इसके महत्व और आवश्यकता में आ जाते हैं, यानी कि विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता और महत्व, इनको भी मैंने विभिन्न पॉइंट में डिफाइन किया है। और पहला पॉइंट है मानवीय संसाधनों के विकास के लिए, यानी प्रत्येक बालक की प्रतिभा का विकास होती है। विशेष बालक भी देश के उपयोगी मानव संसाधन बनते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता है तो क्या वह बड़ा होकर नौकरी कर सकता है? हाँ, वह बिल्कुल कर सकता है। तो कैसे? अगर उसे ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाएगा तो वह पढ़ लिख कर शिक्षक या डॉक्टर या वकील या अधिकारी बन सकता है। इससे देश को एक और योग्य व्यक्ति मिल सकता है। यही मानवीय संसाधनों का विकास है।
और दूसरा पॉइंट है जन्मजात योग्यताओं का विकास। इसमें उनकी विशेष प्रतिभा और क्षमता को विकसित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि रीना को बचपन से ही जैसे मान लीजिए कि रीना को बचपन से ही चित्रकला का शौक था, सपना था। वो बचपन से ही चित्रकला में बहुत अच्छा था। तो स्कूल ने उसे चित्रकला सिखाई और वह बड़ी होकर चित्रकार बन गई। अगर रीना को सीखने का मौका नहीं दिया होता तो क्या वह चित्रकार बन पाती? उसकी प्रतिभा सामने में नहीं आती, उसकी प्रतिभा दब ही रह जाती। और तीसरा पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जैसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जैसे कि पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। राज्य सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। विशेष शिक्षा से विशेष बालक भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हैं। और जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा व्हील चेयर पर स्कूल आता है तो क्या उसे सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए? नहीं चढ़नी चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने स्कूल में रैंप बनवाती है और विशेष सुविधाएं देती हैं ताकि हर बच्चे की तरह वो भी पढ़ सके और सामान्य शिक्षा मिल सके। यही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। और चौथा पॉइंट है लोकतंत्र की सफलता के लिए। लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। विशेष शिक्षा से समानता और सामाजिक न्याय की भावना मजबूत होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, क्या शिक्षा का अधिकार केवल सामान्य बच्चों के लिए ही है? नहीं, ये सभी बच्चों के लिए है। इसलिए जो बच्चा सुन नहीं सकता है तो उसे सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है ताकि उसे भी समान बच्चों की तरह उसे भी समान शिक्षा मिल सके। यही लोकतंत्र की सफलता है। और पांचवा पॉइंट है राष्ट्रीय विकास के लिए। जिससे विशेष बालक शिक्षित होकर मान वाला लाभ होगा। यही राष्ट्र का विकास हुआ। और सिक्स पॉइंट है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए। प्रत्येक बच्चों को उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा और सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर दो बच्चा परीक्षा देने के लिए गए, एक बच्चा सामान्य प्रश्न की परीक्षा दी और दूसरी बच्चा ब्रेल प्रश्न की परीक्षा दी, तो दोनों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा अवसर मिला। देखो बेटा, इसमें क्या था आपका जो असमान शिक्षा प्रणाली थी उसमें ये बताया गया कि जो हमारे इसको हम स्पेसिफिक एजुकेशन यानी कि स्पेशल एजुकेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं। यानी कि जो डिफरेंट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। जैसे दिया ने अभी बताया कि जो हमारे स्पेशल वाले बच्चे हैं उनको हम उस तरह की शिक्षा दे देते हैं। ठीक है कि भाई जैसे मान लीजिए जो अपाहिज बच्चे हैं वो नहीं चढ़ सकते ऊपर सीढ़ियाँ, तो उनके लिए सरकार क्या करती है,
रैंप बनवा देती है। जो मान लीजिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए रैंप बनवा दिया। जो मान लीजिए कुछ दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाना। जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको साइन लैंग्वेज के जरिए पढ़ाना। तो ये क्या था, जब हम पढ़ाई के लिए अलग अलग क्या कर रहे हैं, सिस्टम को अपना रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम, डिफरेंटल स्कूल सिस्टम या डिफरेंटल एजुकेशन सिस्टम हम इसको बोलते हैं। ठीक है। इसमें फिर बात आती है उसके बाद कि जो स्पेसिफिक जो बच्चे हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है जी, यानी कि विशिष्ट शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती है। कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1986 में, उसमें जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उन बच्चों की तरफ, शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था सरकार ने। उन्होंने क्या बोला, उनको विशिष्ट बालक बोला गया, सामान्य बालकों को ये शिक्षा नहीं दी जाती। इसमें बच्चों को एक तो उनकी योग्यताओं, रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है, उनको भी सामान्य शिक्षा का ही एक अंग माना जाता है। ठीक है। शारीरिक रूप से जितने भी बच्चे अपंग हैं, बीमार हैं, उनकी आवश्यकता के अनुरूप यहाँ पर उनको शिक्षा दी जाती है। और जो स्पेसिफिक एजुकेशन देने के ऑब्जेक्टिव क्या थे, ताकि बालकों के अंदर हम मोटिवेशन पैदा कर सके, बच्चों को हम क्या है मेंटली और फिजिकली ऐसा अफेक्ट करें ताकि वो आत्मनिर्भर बने। उन्हें ये ना लगे कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अपाहिज हूँ। नहीं, हमें उनको शिक्षित करना है और जिससे वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से क्या है आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है। बच्चों को क्या है, हमें समय समय पर मोटिवेट करना है, उनके जीवन का क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो समझाते रहना है। देश के लिए एक आदर्श नागरिक तैयार करना है, उनको भी देश की अन्य मुख्य धाराओं से जोड़ना है और बच्चे के अंदर से जो हीन भावना है उसको निकालना है। शिक्षा के द्वारा देश के विकास व खुशहाली के लिए अच्छे व चरित्रवान लोगों का निर्माण करना है। ठीक है। अब जो विशिष्ट बालक है, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको किस तरीके से आप शिक्षा प्रोवाइड करोगे। एक तो स्पेशल स्कूल्स के जरिए, रेजिडेंशियल स्कूल के जरिए, स्पेशल क्लास प्लानिंग करके, हॉबी क्लब बनाकर, स्पेशल टीचिंग के द्वारा और एक्सटेंशन लेक्चर के द्वारा। अब जो स्पेशल स्कूल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखो अगर बच्चे के अंदर थोड़ी ही फिजिकली वो है तो वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेगा, लेकिन बच्चा बिल्कुल ही स्पेशल है, उसका आईक्यू लेवल भी बहुत कम है, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है, तो ऐसे बच्चों को के लिए क्या है स्पेशल स्कूल भी खोले जाते हैं। अब ये स्पेशल स्कूल क्या है, एक तो आ जाते हैं आपके दो तरह के बच्चे होते हैं आपके स्पेशल में। एक तो मोर इंटेलिजेंट, एक तो होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, जीनियस बच्चे जिनको बोलते हो, और एक बच्चे होते हैं बिल्कुल इडियट माइंड के, जो बिल्कुल क्या होते हैं मंद बुद्धि बालक जिनको बोलते हो। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो ब्रिलियंट हैं, उनके लिए तो सरकार ने क्या है नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, ताकि ये बच्चे क्या है अच्छे एग्जाम देंगे, अगर इनकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छा एग्जाम को क्लियर करेंगे, और ग्रामीण एरिया में ही उनको क्या है एक बहुत अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। और दूसरे बच्चे स्पेशल कैटेगरी में वे आते हैं बुद्धिहीन बच्चे, मंद बुद्धि बच्चे। ठीक है। जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, यानी कि अपनी एज के बच्चों से उनका आईक्यू लेवल कम होता है, चीज़ों को वो नहीं समझ पाते, तो उनके लिए क्या है सरकार ने अर्पण स्कूल खोले हैं, जिसमें इस तरह के बच्चों को ट्रेंड किया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। ठीक है। तो दो तरह के ये स्कूल खोल दिए। उसके बाद है रेजिडेंशियल स्कूल। हर बालक की असमर्थता अलग होती है, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं आपके। तो रेजिडेंशियल स्कूल ऐसे ही क्या था जैसे नवोदय विद्यालय के वो रेजिडेंशियल स्कूल है, तो उसमें पढ़ते हैं ब्रिलियंट बच्चे, यानी कि जो बहुत जिनका माइंड शार्प है। ठीक है, वो वाले बच्चे। दूसरा स्पेशल स्कूल में वो भी आ गए जो बच्चे बिल्कुल ही आईक्यू लेवल, जिनका जड़ बुद्धि जिसको बोलते हो, मेंटली रिटार्ड जिनको बोलते हो, उनके लिए भी क्या है रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाते हैं। उसके बाद होता है एक स्पेशल क्लास प्लानिंग। कई बार हम क्या करते हैं, हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, एवरेज से भी नीचे चले जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं भाई एक स्पेशल एक अलग से क्लास प्लान करते हैं भाई, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो उन्हें भी दिलाने हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा क्लास हम लगा सकते हैं। हॉबी क्लब, हॉबी क्लब में क्या है बड़े बड़े शहरों में आजकल हॉबी क्लब्स की स्थापना, बालक वहां जाकर अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार अपनी हॉबी चुन सकते हैं, और इस प्रकार की हॉबी कक्षाओं में भाग लेने वाले बालकों में आत्मविश्वास जागृत करती है। जैसे मान लीजिए हॉबी क्लब में स्विमिंग सीखते हैं बच्चे, ठीक है,
और कोई अदर गेम सीखते हैं। उसके बाद स्पेशल टीचिंग, भाई कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं जो आपके अलग अलग मेंटली रिटार्डेशन हो गए या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए या फिर और जो भी है, तो उनके लिए स्पेशल टीचर हायर किया जाता है। हर स्कूल में क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल बच्चों के लिए सरकार ने 30:1 रेशो रखा है, यानी कि 30 स्टूडेंट पर एक बच्चा, यानी बच्चा बोल रही हूँ सॉरी, 30 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर, ये होता है एक नॉर्मल क्लास का रेशो। लेकिन अगर आप स्पेशल टीचर हो, स्पेशल बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो एक टीचर के अंदर ओनली 2 बच्चे आते हैं। 2:1 का रेशो यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर को सिर्फ क्या करना है, उस बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करना है। कुछ बच्चे तो इसमें ऐसे होते हैं जो खुद क्या अपना खाना भी नहीं खा पाते, तो टीचर को यहाँ पर जो स्पेशल टीचर है उन बच्चों को इस लायक बनाना है वो खाना भी खा सके और अपने जीवन में खुद सर्वाइव कर सके। उनको कुछ हैंडीक्राफ्ट की चीजें सिखा दी जाती हैं ताकि वो बनाना सीखे और आगे अपनी लाइफ में भी कुछ कमाई कर सके। ठीक है, उसके बाद है एक्सटेंशन लेक्चर। एक्सटेंशन लेक्चर हो गए, जैसे कुछ बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनको जैसे नेट की जेई की कोचिंग जब हम दिलाते हैं तो उनके लिए एक्सटेंशन लेक्चर लगवा देते हैं कि भाई भाषण आप नई नई चीजें यहाँ से सीखोगे। ठीक है, और एक्सटेंशन लेक्चर में कुछ बच्चे जैसे कुछ को प्रॉब्लम्स है, जैसे बोलने में प्रॉब्लम है, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, ठीक है, या वाणी सुधारक हो गए, तो ऐसे भी एक्सटेंशन लेक्चर हम बच्चे के लगवा सकते हैं। तो ये था विशिष्ट शिक्षा किस किस तरीके से हम दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट है इस यूनिट का, इसमें बताया गया है कॉमन नेबरहुड स्कूल, द आइडिया ऑफ कॉमन नेबरहुड स्कूल। ठीक है, कि समान पड़ोस विद्यालय से या समावेशी शिक्षा के तत्वों का प्रकाश डालिए। आप समान विद्यालय प्रणाली से क्या समझते हैं या सामान्य पड़ोस विद्यालय के ऊपर विचार व्यक्त कीजिए। अनीशा, यस मैम। प्रिपेयर करके आयो बेटे? यस मैम। ठीक है, बताइए। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि हमारी कक्षा में पढ़ने वाला हर बच्चा, चाहे वह तेज हो, कमजोर हो, दिव्यांग हो, किसी भी भाषा, धर्म, जाति या आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो, सभी को साथ बैठकर समान अवसर के साथ शिक्षा देना। अब इसके मुख्य तत्व समझते हैं। इसके मुख्य तत्व है, पहला है समान अवसर। हर बच्चे को सीखने, प्रश्न पूछने और अपनी प्रतिभा दिखाने का बराबर मौका मिलना चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि समान अवसर में मतलब कि सभी को वो अपनी प्रश्न पूछ सकता है, सब सीख सकते हैं, एक ही क्लास में बैठकर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। फिर दूसरा है भेदभाव न करना। किसी भी बच्चे के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अब एक क्लास में बहुत सारे जाति के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके साथ ऐसे भेदभाव नहीं किया जाए कि ये हिंदू है तो इसके साथ अच्छा बिहेवियर, या वो मुस्लिम है तो इसके साथ अच्छा नहीं किया जाए, इस प्रकार उनके साथ भेदभाव नहीं करें। फिर तीसरा है सभी की सहभागिता। कक्षा की हर गतिविधि में सभी बच्चों को शामिल किया जाता है ताकि कोई भी बच्चा स्वयं को अलग महसूस न करे। अब क्लास में कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें सभी बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक जाति या धर्म या केवल सामान्य बच्चों को लिया जाए, विशेष बच्चों को लिया ही ना जाए। इसमें कह रहे हैं कि सभी की सहभागिता होनी चाहिए, सभी को एक जैसा महसूस होना चाहिए। चौथा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान। हर बच्चा अलग तरह से सीखता है, इसलिए शिक्षक प्रत्येक बच्चे की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार पढ़ाने का प्रयास करता है। पांचवा है सहयोग का वातावरण। शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सभी बच्चे एक दूसरे की मदद कर सकें और साथ सीखें। मतलब ये कह रहे हैं कि सब एक साथ मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं, मतलब टीचर, विद्यार्थी और अभिभावक सब मिलकर ऐसा वातावरण मिलाए कि एक दूसरे की मदद हो सके और वो साथ मिलकर सीख सके। छठा पॉइंट है लचीली शिक्षण पद्धति। शिक्षक अलग अलग तरीके, उदाहरण, चित्र, गतिविधियों, शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है ताकि हर बच्चा आसानी से समझ सके। अब कई बच्चों को
कई बार टीचर एक ही पद्धति से मतलब एक ही तरीके से पढ़ाता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता, तो टीचर फिर अपनी जो पढ़ाने की वो है उसको बदल देता है। वो अलग तरह से पढ़ाता है, कभी कभी वो गेम खिलाते हुए पढ़ाता है, कभी फोटो वगैरह दिखाता है, तो इस तरह लचीली शिक्षण पद्धति से समझाता है। फिर 7th है सम्मान और स्वीकार्यता। हर बच्चे की विशेषताओं और भिन्नताओं का सम्मान किया जाता है, किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता। जरूरी नहीं कि हर बच्चे की एक ही चीज में रुचि हो, सबकी अलग अलग रुचियां होती हैं। कोई ड्राइंग करना पसंद करता है, किसी को मैथ पसंद होती है, किसी को साइंस पसंद होती है, तो सभी अपना अपना जो है उस सभी का वो सम्मान किया जाए, सभी की भिन्नताओं का, और किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया जाए। फिर 8 है सुलभ सुविधाएं। विद्यालय में ऐसी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध होते हैं जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी बिना कठिनाई के पढ़ सके। अब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उसमें क्या है, उनको सामान्य बच्चों के साथ ही बिठाया जाता है ताकि वो भी उनके जैसे सीख सकें, और उनके लिए विशेष मतलब स्पेशल टीचर्स भी होते हैं जो उन्हें बताते हैं, सिखाते हैं, तो वो सुलभ सुविधाएं होती हैं उनके लिए। फिर इसका निष्कर्ष है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है ऐसा विद्यालय बनाना है जहाँ हर बच्चा समान अवसर सहयोग के साथ सीख सके तथा अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। यही समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है। अब इसके बाद है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम एक एक करके समझते हैं। पहली है सभी बच्चों के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहता। हर बच्चे को विद्यालय में प्रवेश और सीखने का समान अवसर मिलता है। मतलब जो शिक्षा होती है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब उस स्कूल में जाके ना पढ़ सके, वो चाहे स्पेशल बच्चा हो या सामान्य, वो सभी जाकर उस स्कूल में पढ़ सकते हैं। दूसरा है भेदभाव नहीं किया जाता। इस शिक्षा में किसी भी बच्चे के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को सम्मान दिया जाता है। फिर तीसरा है सभी की सहभागिता। कक्षा में होने वाली हर गतिविधि जैसे पढ़ाई, खेल, चर्चा और समूह कार्य में सभी बच्चों को भाग लेने का अवसर दिया जाता है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। हर गतिविधि में सारे बच्चों को शामिल किया जाता है, वो चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, कोई चर्चा हो या समूह कार्य हो, उसमें सभी बच्चे चाहे वो स्पेशल बच्चे हों या फिर सामान्य बच्चे, सभी उसमें शामिल होते हैं। फोर्थ है प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता का ध्यान। हर बच्चे एक जैसे नहीं सीखता, इसलिए शिक्षक प्रत्येक बच्चे की क्षमता, रुचि और सीखने की गति के अनुसार पढ़ाने का प्रयास करता है। मतलब उस स्कूल में क्या है कि जैसे सामान्य बच्चा जो होगा वो जल्दी सीख लेगा, लेकिन जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको सीखने में टाइम लगेगा, उनके लिए भी पद्धति मतलब जो वो है उसको पढ़ाना भी अलग पड़ेगा, तो उनकी रुचि और सीखने की गति के अनुसार उन्हें अलग से पढ़ाया जाएगा। सहयोग का वातावरण। शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ मिलकर सीखते हैं। फिर जो है इसमें, एक मिनट, फिर 7th है सम्मान और स्वीकार्यता। हर बच्चे की अलग पहचान और विशेषता होती है। समावेशी शिक्षा हमें सिखाती है कि हम सभी को सम्मान करें और उनकी भिन्नताओं को स्वीकार करें। फिर है सर्वांगीण विकास। इसकी एक विशेषता है सर्वांगीण विकास। इस शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं है, बल्कि बच्चे का मानसिक विकास करना, उसका सामाजिक विकास करना, भावनात्मक और नैतिक विकास करना भी है, कि मतलब वो समाज में बोल सके और अपनी बात रख सके, वो विकास भी करते हैं स्कूल में उनका। है कि समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शिक्षा किसी को अलग नहीं करती,
बल्कि सभी बच्चों को साथ लेकर चलती है ताकि हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सके। अब लास्ट टॉपिक है समावेशी शिक्षा के लाभ पर प्रकाश डालिए। अब हम समावेशी शिक्षा के लाभ समझेंगे। समावेशी शिक्षा केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी बच्चों के लिए लाभदायक होती है। जैसे पहला है, सभी को समान अवसर मिलता है। बच्चों समावेशी शिक्षा में हर बच्चे को अब बिना किसी भेदभाव के पढ़ने और आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है। दूसरा है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब सभी बच्चों को सम्मान और सहयोग मिलता है, तो उनमें आत्मविश्वास विकसित होता है और वे अपनी बात खुलकर कह पाते हैं। जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अगर अलग पढ़ाएंगे तो फिर वो सीख नहीं पाएंगे, और उन्हीं के साथ पढ़ाते हैं तो क्या होता है, उनमें आत्मविश्वास आता है। वो जब सामान्य बच्चों को बोलते हुए देखते हैं तो उनमें भी ऐसा होता है कि हम भी बोलें, तो वो अपनी बातें खुलकर कह पाते हैं। फिर थर्ड है, विकास होता है। साथ पढ़ने और मिलकर काम करने से बच्चे में सहयोग, मित्रता, सहानुभूति और एक दूसरे का सम्मान करने की भावना भी विकसित होती है। मतलब बच्चे भी ये भी सीखता है कि मतलब सहयोग करना सीखता है, फ्रेंड्स बनाता है, सहानुभूति और एक दूसरे का सम्मान भी करना सीखता है। चौथा होता है, भेदभाव की भावना कम होती है। समावेशी शिक्षा बच्चों को सिखाती है कि सभी लोग समान हैं और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। अब अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनके साथ पढ़ेंगे, तो वो उनको ऐसा नहीं समझेंगे कि ये कुछ नहीं पढ़ सकते, वो उनको अपने जैसा ही समझेंगे और उनकी मदद भी करेंगे। फिर पांचवा है, सीखने की गुणवत्ता बढ़ती है। शिक्षक अलग-अलग तरीके से पढ़ाते हैं, जिससे सभी बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाभ मिलता है। उन्हें सम उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर मिलता है, जिससे उनका शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास बेहतर होता है। साथ ही सहयोग और टीम वर्क की भावना विकसित होती है। बच्चे एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं और मिलकर कार्य करना भी सीखते हैं। फिर एक है इसका लाभ कि सर्वांगीण विकास होता है। समावेशी शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास होता है। इसका निष्कर्ष है, समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ है यह है कि यह बच्चे को समान अवसर, सम्मान और सहयोग प्रदान करती है। इससे बच्चे केवल पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनने के लिए तैयार होते हैं। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा। आज आपकी जो ये यूनिट है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है सेकंड यूनिट, और कल हम थर्ड यूनिट ना करके फोर्थ वाली यूनिट करेंगे पहले। क्लियर है बेटा सबको? मैम थर्ड यूनिट